लर्नर्स हेलो। अभी हम यूपीएससी मेंस के जो हिंदी पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, उसका एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और अधिकतम 250 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वह 8 हैं और 2 विभागों में विभाजित हैं। और पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन जो है उसको कंपलसरी लिखना ही है, ठीक है। तो जो 8 क्वेश्चंस हैं उसमें 1 और 5 लिखने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन बचते हैं उनमें से 3 क्वेश्चंस को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साफ हो गया। तो फिर उसके बाद सेक्शन ए देखते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें सेक्शन ए है, तो इसमें जो 1 है उसको कंपलसरी लिखना ही है, ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो जो भी सेक्शन 1 है उसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसमें देखते हैं, आरंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता पहला क्वेश्चन है। तो आरंभिक हिंदी से मतलब यहाँ पर होगा आदिकाल। तो आदिकाल में जो भी हिंदी रही उसकी क्या व्याकरणिक विशेषताएं हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा कठिन प्रश्न है और 150 शब्दों में ही इसको लिखने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि आप जो भी प्रारंभिक जानकारी जानते हैं आरंभिक हिंदी के बारे में, जैसे अपभ्रंश का प्रभाव हो गया और इससे पहले जो भी प्राचीन भाषाएं थी उसका प्रभाव आदिकाल में हिंदी के ऊपर और उसके व्याकरण पर भी पड़ा, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं खड़ी बोली के विकास में सिद्धनाथ साहित्य का योगदान। तो जो भी सिद्ध और नाथ साहित्य है तो उसका जो प्रारंभिक विशेषताएं हैं उसको लिखकर तो खड़ी बोली के विकास में उसके क्या कैसे सहायक रहे इस बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने जनता की भाषा का उपयोग किया था, तो जनता की भाषा में खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, इस पॉइंट्स को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दक्कनी हिंदी का स्वरूप, यहाँ पर दक्कनी का मतलब होता है दक्षिण भारत की हिंदी, ठीक है। तो उसके बारे में हमको लिखना होगा। तो जो भी दक्षिण भारत की हिंदी है वो मिली जुली हिंदी कही जा सकती है। तो जो भी दक्कनी हिंदी है उसका विकास कई भाषाओं के मिलन से हुआ है। और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी चुनौतियाँ, तो यहाँ हम पहली बात लिख सकते हैं, हिंदी एक राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा से इसकी जो राजभाषा की स्थिति है वो अलग होती है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में इसका उपयोग करने का विचार हम करते हैं। मतलब सभी भाषाओं से समन्वय करने में इसको चुनौतियाँ हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं। और बढ़ती अंग्रेजी का प्रभाव भी इसमें समस्या पैदा करती है। फिर उसके बाद पूर्वी क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हम देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस हैं। उसी प्रकार इसमें पहला क्वेश्चन पूर्वी हिंदी से संबंधित है और दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी की अपनी राष्ट्रभाषाई विशेषता, फिर खड़ी बोली की व्याकरण विशेषता। तो निश्चित रूप से मिले जुले क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर कठिन नहीं है और पूरा क्वेश्चन पेपर इजी भी नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। मानक हिंदी को व्यावहारिक बनाने के लिए जिन व्याकरणिक नियमों को संशोधित किया गया है उसे पढ़ने वाले और लिखने वाले में विसंगतियाँ आ रही हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें हमको प्रैक्टिकल आंसर देना होगा।
तो इसका उत्तर अगर आप कोई भी बुक्स में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मानक हिंदी वो होती है जिसका प्रयोग कार्यालय में या जो भी हमारे किताबों में होता है वो मानक हिंदी होती है। तो उसको व्यावहारिक बनाना मतलब बोलचाल की भाषा में उसका उपयोग करने में क्या समस्याएं हैं ये पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसको लेकर हम बहुत बातें लिख सकते हैं, जैसे प्रत्येक प्रदेश की अपनी बोलचाल की जो भाषा होती है वो अलग होती है, मतलब हिंदी ही विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार से बोली जाती है। तो इस प्रकार इसमें एक समान मानक स्थिति लाने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इस प्रकार के पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आज दूसरा क्वेश्चन है, आज हिंदी को वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन के क्षेत्र में विशेष महत्व मिला, इसके कारणों को प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो जब भी हम तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम केंद्रीय जो भी सरकार की नीतियां हैं उस पर हमको पहले कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इतना महत्व क्यों मिला हिंदी को तकनीकी क्षेत्र में, अगर हम विश्लेषण करें तो जो भी अंग्रेजी भाषा है तो उससे जो भी अनुवाद ज़्यादातर होते हैं वो सीधे सीधे हिंदी में होते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनमें से बहुत लोग हिंदी भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखते हैं। और फिर उसके बाद हिंदी से जो भी अन्य भारतीय भाषाएं हैं उसमें अनुवाद भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पर विचार कर सकते हैं। तो जहाँ तक इसको तकनीकी क्षेत्र में महत्व क्यों मिला, अगर कुछ कारणों पर हम देखें तो जनता की जो आबादी है हिंदी की वो बड़ी है, तो वो भी एक कारण है। और जो जनसाधारण लोग हैं उनको भी हिंदी में बोलने से तकनीकी प्रक्रिया समझ में आती है, ये भी एक कारण लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियों के अंतर संबंध से जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई है वह अद्वितीय है, इस कथन का विश्लेषण, ठीक है। तो जब हम हिंदी की बोलियों की बात करते हैं तो उसका विभाजन भी हमको उत्तर में स्पष्ट कर देना होगा। जैसे हम लिख सकते हैं जो हमारी उपभाषाएं हैं हिंदी की उसके बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक। फिर इससे जो भी एकता स्थापित होती है, जैसे सभी को एक दूसरे की जो भाषा है वो समझ में आती है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मेन क्वेश्चन 4, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। 19वीं शताब्दी में नागरी लिपि की स्थिति, तो इसके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास आप देख सकते हैं। तो उसमें स्पष्टता नहीं थी, भाषा की कोई मानकता नहीं थी, ठीक है, उस शताब्दी में। इस पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, हिंदी के विकास में अवधि के योगदान की समीक्षा कीजिए, इसको हम रामचरितमानस से उत्तर शुरू कर सकते हैं इसका। फिर ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं का आकलन कीजिए, तो ब्रज भाषा की व्याकरण संबंधी विशेषताओं के लिए आपको हमको थोड़ी कठिनाई तो होगी ही, ठीक है, इसको थोड़ा सर्च करना ही पड़ेगा। जहाँ तक जो भी हिंदी की उपभाषाएं हैं उसके संबंध में व्याकरण संबंधी विशेषताओं को देखना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसका विवरण बहुत ही कम स्थानों पर दिया गया है, ठीक है। तो हमको करना यह है कि जिन प्रश्नों का उत्तर हम अच्छी तरह से जानते हैं उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। अब जो प्रश्न हमसे नहीं बनते वो तो नहीं बनते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को सभी प्रश्न आते हैं। तो जो जिन जिन विशेष विषय में आप अच्छे हैं उनसे अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसका एक अच्छा उत्तर लिखिएगा जिससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो सेक्शन बी देखते हैं। तो सेक्शन बी में 5वां क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन आपको करने ही हैं। जो मेन क्वेश्चन 5 है ना, उसको लिखना ही है, ठीक। तो देखते हैं मेन क्वेश्चन 5 में फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और महत्व। तो इसको हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे तो जो भी हमारी प्राचीन हिंदी साहित्य है, उसमें साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा बहुत ही देर से प्रारंभ हुई, ठीक है। तो इससे पहले जो भी हमारी रचनाएं थी, उसमें साहित्य इतिहास का विवरण बहुत कम था। और जो भी काव्य शास्त्र से संबंधित पुस्तकें हैं हिंदी में, उनसे ही हमको हिंदी साहित्य के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। लेकिन फिर भी क्रम से, मतलब अच्छी तरह से अगर किसी ने प्रारंभ किया है, तो निश्चित रूप से गासा दादा तासी से प्रारंभ होकर शिवसेन सेंगर, फिर उसके बाद जॉर्ज ग्रिसियाइन, इस प्रकार उसका हम काल विभाजन कर सकते हैं। फिर तुलसी की लोक मंगल संबंधी अवधारणा, मतलब लोक मंगल संबंधी अवधारणा मतलब सीधे हम राम से इसको मिला के देख सकते हैं। जैसे रामचरितमानस में जो उन्होंने लिखा था, तो उसमें जनता की अच्छाई के लिए उन्होंने कैसे अपनी रचना की, इस संबंध में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद रीतिकालीन कविता में प्रकृति, इसके लिए आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। तो रीतिकालीन कविता में प्रकृति मतलब डिटेल्ड नहीं है क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा अध्ययन करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर छायावादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषता, मतलब कोई भी 2 विशेषता हम लिख सकते हैं जो हमको उस समय याद आए, मतलब जिसका हम अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकें, ठीक है। तो इसमें हम छायावाद के प्रति जो आलोचनाएं हैं उसका भी विवरण दे सकते हैं विशेषताओं को लिखने के बाद। फिर उसके बाद हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास। तो रंगमंच का उद्भव विकास मतलब नाटक साहित्य जो है, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हमको लिखना होगा। तो निश्चित रूप से जो भी हमारी कहानियाँ हैं, उससे ही हिंदी नाटक का विकास हुआ, तो उसके बारे में हम विवरण दे सकते हैं। बाद में हिंदी जो भी नाटक साहित्य है, उसका विकास कम हो गया था जब हिंदी उपन्यास का विकास होने लगा था, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी हम लिख सकते हैं। जो भी हमारा जो आंसर्स होंगे उसको हमें प्रैक्टिकली ही लिखना होगा। तो ज़्यादातर यूपीएससी मेंस में क्या होता है कि जो भी हमारे बुकिश आंसर हैं, जो किताबों में जैसे है वैसे लिखने का कोई चांस नहीं होता, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कितना प्रासंगिक है, सब प्रमाण उत्तर दीजिए। तो आप जो इसका उत्तर लिखेंगे उसका क्या आधार है, किस आधार पर आप उत्तर लिख रहे हैं, इसको भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सब इसमें हम कह सकते हैं प्रासंगिकता मतलब उसकी जो उपयोगिता है वो कहाँ तक है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, या कहें कि वो कहाँ तक सच है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, तो उसमें उन्होंने जो लिखा है उसकी स्पष्टता उनको है, ठीक। तो इसका सप्रमाण हम कैसे उत्तर दें, इस बारे में तो हमको फिर से थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। हाँ, हम कुछ और बातें इसमें रख सकते हैं, जैसे उन्होंने जो कुछ भी साहित्य के बारे में हिंदी साहित्य के बारे में बताया, उसको क्या है कि उन्होंने इतिहास से संबंधित रख कर बताने का प्रयास किया है, तो वो पॉइंट्स भी हम रख सकते हैं। तो ये सब सोचना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर उसके बाद नाट्य कला की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों का विवेचन कीजिए।
तो उनके मौलिक नाटक आपको कुछ पढ़ने होंगे। फिर उसके बाद नागार्जुन की कविताओं में भारतीय समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं को यथार्थ रूप में उकेरा गया है। स्पष्ट कीजिए। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो नागार्जुन हैं एकदम मन की बोलने वाले कवि हैं। तो उन्होंने जो भी चाहा उसको कह दिया बस, और कुछ सोचते नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी समाज में विसंगतियाँ हैं उस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो इसमें क्या होता है कि यूपीएससी में होता क्या है कि क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे जो मास्टर डिग्री के होते हैं या भी जो अन्य एग्ज़ाम्स के होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट आते हैं, डिटेल्ड में आते हैं। तो हमको जो विशेषता है वो भी लिखना होता है, और क्वेश्चन में जो पर्टिकुलरली पूछा जाता है किसी विषय पर या किसी कवि पर, रचनाकार पर, तो उससे संबंधित करते हुए हमको उत्तर लिखना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक तो फर्स्ट पेपर ही हुआ है। देखिए बहुत समय हो गया, फिर भी हम फर्स्ट पेपर में ही हैं। किसी और एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता तो शायद अब तक तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही हम एनालिसिस कर चुके होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 7 है। तो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के उपन्यास भारतीय कृषक जीवन के सच्चे और इसका ओके। तो इसका हम सीधे विश्लेषण करते हुए हम गोदान का यहाँ पर विश्लेषण कर सकते हैं, और जो भी उनके अन्य उपन्यास हैं उसमें कृषक समाज का चित्रण कैसे हुआ इस पर भी हम बात कर सकते हैं अपने उत्तर में। तो जहाँ तक हमें लगता है कि गोदान का विवरण अगर हम थोड़ा दे पाए, उसमें कैसे एक कृषक जीवन को दिखाया गया है वो थोड़ा अच्छा रहेगा। इनके अन्य उपन्यासों में भी इसका विवरण है वैसे, फिर भी गोदान क्या है कि थोड़ा डिटेल में गए हैं, तो उसका विवरण हम दे पाएँ तो अच्छा रहेगा। और इसलिए तो क्या है कि इसके लिए आपको थोड़ा उपन्यास भी पढ़ने होंगे प्रेमचंद के। तो यही है कि जो भी हमारी यूपीएससी है मेंस हिंदी की, तो इसमें क्या है कि सभी थोड़ा डिटेल में ही जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ शिल्प। तो इस कथन की सत्यता पर प्रकाश डालिए। तो जहाँ तक जयशंकर प्रसाद की जो कहानियाँ हैं वो हमको सर्च करने पर बहुत ही मिल जाएंगी। तो निश्चित रूप से जयशंकर प्रसाद की कहानियों में भी वही विशेषता है जो उनकी कविताओं में है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी जो उनकी जीवन की खुशियाँ हैं वो मिटते मिटते फिर आती हैं। उनकी जो भी रचनाएं हैं उनमें ऐसा ही होता है। ठीक, तो इस पर भी हम लिख सकते हैं। तो कहानियाँ तो पढ़नी होंगी कुछ आपको। यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेनली क्या है कि कन्फ्यूजन ना रहे तो प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक, कम पढ़ें लेकिन जो भी पढ़े अच्छा पढ़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं रंगमंचीय की दृष्टि से जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के विवेचन। तो जगदीश चंद्र के नाटकों का जो भी विवेचन है वो तो शायद ही कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें ऐसा क्वेश्चन आता होगा। ठीक, तो उसके लिए तो सर्च करना होगा। बहुत सारे बुक्स में भी अगर हम देखें तो कुछ लोगों के बारे में उतना विवरण नहीं दिया गया है, तो सर्च तो करना होगा। ठीक, तो नेक्स्ट तो 8th क्वेश्चन है
हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक प्रतिमानों पर प्रकाश डाले, तो उनके आलोचनाओं से संबंधित जो भी विश्लेषण है वो करना है। हिंदी के यात्रा वृत्तांत पर प्रकाश डालिए, तो इसमें हम महादेव वर्मा का विश्लेषण कर सकते हैं, आज्ञेय का विश्लेषण कर सकते हैं, जो भी उनके यात्रा वृत्तांत हैं उसके बारे में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखना है। फिर नेक्स्ट, विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध भारतीय संस्कृत के आख्यान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इसके लिए आपको उनके कुछ निबंधों को पढ़ने से ही इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या है कि यूपीएससी जो मेंस है उसके लिए हमको उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके अनुसार अगर हम प्रिपरेशन कर पाएँ तो हम निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स तो ला ही सकते हैं। नेक्स्ट पेपर है हिंदी मेंस का सेकंड पेपर। ठीक, अब देखिए हम सेकंड पेपर तक ही पहुंच पाए, कब से हम बात कर रहे हैं, अभी जाके सेकंड पेपर पर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन और जो 5वां क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चंस हैं, उसको लिखना ही है, और बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं उनमें से 3 क्वेश्चंस को आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन लिखने के बाद जो भी आपको क्वेश्चन कठिन लगे उसको छोड़कर आप 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको देखिए। अब ये एक ऐसा पार्ट है जो सभी को थोड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उसको हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे इस प्रकार के पोएट्री होते हैं ना, इसको पढ़ना भी पड़ता है और फिर उसमें उसका क्या मतलब है वो भी जानना पड़ता है, तभी जाके याद रहता है। ठीक, तो इसका जो पोएट्री है उसका मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो इस जो पोएट्री है उसको तो आपको सर्च करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से राम की शक्ति पूजा है, भ्रमर गीत है। ठीक है, और बिहारी लाल के दोहे हैं, उनसे दोहे बन रहे हैं, उनसे पोएट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसमें जो पोएट्री पार्ट है उसमें कहाँ से पोएट्री निकल कर आ रहे हैं उनका आप पहले मीनिंग जान लीजिए। फिर उसके बाद जो भी सिलेबस में हमारे पोएट्री के लेसन्स दिए गए हैं उसको पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो भ्रमर गीत की अवधारणा पर विचार करते हुए गोपियों की भ्रमर गीत की अवधारणा पर विचार करते हुए गोपियों की वाग्बाधिता का परिचय दीजिए। तो इसके लिए तो हमें वो रचना पढ़नी पड़ेगी। बिहारी की सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि का निरूपण कीजिए। तो इसके लिए भी उनकी दोहे पढ़ने पड़ेंगे। राम की शक्ति पूजा में निराला के आत्मसंघर्ष की व्याख्या कथा सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। निश्चित रूप से राम की शक्ति पूजा जो है एक कहानी की तरह भी हमको लगेगी और एक पोइट्री की तरह भी लगेगी, तो ये बहुत जल्दी याद की जा सकती है। राम की शक्ति पूजा की कहानी भले ही हमको पोइट्री याद ना रहे लेकिन कहानी तो याद रहती ही है। तो इस रूप से हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से कहा है पोइट्री को। वहाँ पर राम है तो वहाँ पर हम एक मनुष्य को भी रख कर देख सकते हैं कि किस प्रकार से समस्याओं से मनुष्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है, तो उसमें क्या कठिनाई आती है इसके बारे में भी हम राम की शक्ति पूजा में देख सकते हैं। ठीक, तो वही बात हम उत्तर में भी लिख सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन से संबंधित हैं 3 सब क्वेश्चन हैं थर्ड क्वेश्चन के। ब्रह्म राक्षस के मिथकीय प्रयोग की व्याख्या करते हुए, तो ये ब्रह्म राक्षस संबंधी रचना पढ़नी होगी इसके लिए। फिर जो भी कामायनी की विषय परिस्थिति में जीवन
किस रीजन का महाकाव्य है इस पर। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य है इसके बारे में हमें लिखना होगा। तो पहले आप पोइट्री पढ़े ना पढ़े, कामायनी की जो स्टोरी है वो जान लीजिएगा। इसे आंसर लिखने में हमको बहुत ही आसानी होती है, ठीक है, सरलता होती है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल के बाद कविता की मूल संवेदना। फिर तो यहाँ से ये थर्ड क्वेश्चन के सब 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक। फिर भारत भारती की राष्ट्रीय चेतना। तो भारत भारती में क्या है कि मैथिली शरण गुप्त ने हमारे जो देश का जो भूतकाल है, वैदिक काल है, जो वहाँ से लेकर फिर वर्तमान काल में कैसे है, मतलब वहाँ तो तब स्वतंत्रता हो रही थी तो उससे संबंधित आंदोलन थे, फिर भविष्य कैसा होगा, तो इसका विश्लेषण भारत भारती में किया गया है, ठीक। तो ये भी रचना आपको पढ़नी पड़ेगी। जब भी मैं रचना पढ़ने की बात करता हूँ तो समझ लीजिए कि या तो आप उसे शॉर्ट में पढ़ें या फिर डिटेल में पढ़ें, लेकिन उसका परिचय तो होना चाहिए, ठीक। फिर सेक्शन बी में चलते हैं। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं उसमें 5th क्वेश्चन जो है उसको आपको करना ही है, ठीक। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं उसमें से आपको चूज़ करना है, ठीक। 1st क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन के बाद सभी जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें से आपको किसी 3 को लिखना है, ठीक। तो इसका 1st क्वेश्चन है एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना। तो इस पर जो रचना है इसकी वो रचना आपको पढ़नी होगी। फिर सेक्शन बी में तो ये क्या है कि ये कुछ हमारे जो नाटक हैं या फिर उपन्यास जो भी हमारी गद्य रचनाएं हैं उसमें से दी गई हैं ये पंक्तियाँ, तो उसके लिए तो हमें जो मुख्य रचना है उसको पढ़नी ही होगी, ठीक। तो प्रीवियस ईयर्स में जो भी हमको ये पंक्तियाँ दी गई हैं उसका विश्लेषण कर सकते हैं हम। तो कहाँ से निकल कर आ रही हैं ये पंक्तियाँ, उस रचना को अगर हम पढ़ पाएँ तो इजीली इसका आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। अगर हम इस 5th क्वेश्चन का जो 5वां है, 5th क्वेश्चन का जो चौथा क्वेश्चन है क्या बताऊँ ये वाली क्वेश्चन, तो इसको हम देखें तो ये भोला राम का जो जीव है वो व्यंग्य है, वो एक प्रकार का तो व्यंग्य कहानी है, तो उसमें से दी गई है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी प्रमुख रचनाएं हैं उनसे ही ये लाइंस दी जा रही हैं, ये पंक्तियाँ प्रमुख रचनाओं से ही दी जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस रचना को हम बिल्कुल नहीं जानते वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। और फिर 5th क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हमें थोड़ा क्या है कि सर्च करना पड़ेगा। फिर 6th क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस हैं। मेला आंचल की रीतिकालीन चेतना पर प्रकाश डालिए। तो ये उपन्यास साहित्य है तो उसमें से आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो मेला आंचल से संबंधित कहानी आप पहले पढ़ लीजिए शॉर्ट में, फिर उसके जो पात्र हैं उसका परिचय पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद भी अगर आपके पास समय है तो जहाँ तक हो सके उपन्यास पढ़ने का प्रयास कीजिए पूरी तरह से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही उपन्यास पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है आप कुछ उपन्यास पढ़ें तो भी आपको परिचय अच्छा मिल जाएगा, ठीक। फिर भारत दुर्दशा में अपने समय की चित्रण, तो भारत दुर्दशा ये भी रचना है, तो विशिष्ट रचनाओं को हमें पढ़ना ही होता है। फिर 6th का जो 3rd क्वेश्चन है हजार प्रसाद द्विवेदी के निबंध में तर्क और विचार के संबंध में
भाव प्रवणता भी है। इस कथन को साधारण समझाइए। तो इसके लिए उनके निबंधों को पढ़कर उनमें से जो मुख्य पंक्तियां हैं उसको लेकर हम यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, फिर उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक, तो जहाँ तक आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से इन्होंने भारतीय जो इनका व्यू रहा है हिंदी साहित्य पर, जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार इन्होंने विश्लेषण किया है। फिर इन पॉइंट्स को हमें क्या है कि डिटेल में पढ़ना होगा बुक से। तो बुक से पढ़ने का एक उपयोग ये रहता है कि जो भी एक्चुअल में पॉइंट हैं वो पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। ठीक है, मतलब जो भी पढ़ाने वाले होते हैं वो अपने अपने व्यूज़ देते हैं, लेकिन जो भी बुक में। तो हम 7th क्वेश्चन में चलते हैं। दिव्या में स्वतंत्रता का उद्बोध है, विवेचन कीजिए। सो ये जो दिव्या है ये एक उपन्यास है। ठीक है, तो इस उपन्यास को भी आपको पढ़ना होगा। फिर मतलब दिव्या उपन्यास की जो कहानी है वो पहले जान लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत उपयोग होगा। फिर नेक्स्ट, रंगमंच की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन की विवेचना कीजिए। तो नाटक की दृष्टि से मतलब जो भी नाटक होता है वो किसी रंगमंच पर नाटक दर्शाया जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे सामग्री होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, और जो नाटक के लिए क्या है उसके लिए एक अलग स्थिति बनानी पड़ती है। तो उसके अनुसार कथा लिखना, मतलब नाटक के अनुसार कथा लिखना अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो इस पर विश्लेषण करना होगा। ठीक, फिर जिंदगी और जॉब में रजुआ की जिजीविषा पर प्रकाश डालिए। सो ये इसके लिए तो ये रचना पढ़नी होगी। फिर उसके बाद है महाभोज की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। ये तो क्वेश्चन, ये तो मेन क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभोज की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। तो ये एक उपन्यास है, तो इस पर इसका उत्तर देने के लिए तो हमें उपन्यास पढ़ना होगा। ठीक, फिर गोदान की धनिया स्त्री चरित्र का उदात्त रूप है, तो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो गोदान की जो स्त्री पात्र हैं उन सभी में क्या है कि जो तब के समय की परिस्थितियाँ थी उनको रखा गया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें एक भारतीय जो व्यू है वो दिया गया है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो भी पात्र हैं गोदान के, तो वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ही ज़्यादा घूमते हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्र के बाद जो भी शहरी वातावरण होता है उसको भी दर्शाया गया है। तो निश्चित रूप से हम इसके लिए इसका उत्तर अच्छे तरह से दे पाने के लिए तो गोदान उपन्यास को अगर हम पढ़ सकें, गोदान बहुत बड़ा उपन्यास है, फिर भी जहाँ तक हो सके अगर हम पढ़ पाएँ तो इसके संबंध में अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो गोदान जैसे उपन्यास को पूरा पढ़ने का प्रयास अगर हम ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत समय निकल जाता है। तो प्रारंभिक उपन्यास भी अगर आप पढ़ लेंगे तो इसका उत्तर आप जानेंगे, क्योंकि प्रारंभिक उपन्यास में ही बहुत सारे पात्रों का परिचय हो जाता है। ठीक, फिर अगर समय हो तो निश्चित रूप से पढ़िएगा, अच्छा उपन्यास है। लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे पात्र हो जाते हैं आगे जाते जाते। ठीक, स्टार्टिंग में जो इसका ग्रामीण क्षेत्र का परिचय दिया जाता है ना, वो अच्छा रहता है। फिर एक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है, तो मेन क्वेश्चन 8 का 3rd क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम। श्रद्धा और भक्ति के अंतर को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की विशेषताओं को बताइए। सो फिर से रामचंद्र शुक्ल के पास आ गया क्वेश्चन। फिर तो
ये निबंध बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन समय लगता है इसको पढ़ने में। तो क्या है कि पहले जो छोटी छोटी रचनाएं हैं उसको अगर हम पढ़ सकें तो बहुत सारा समय हमारा बच जाएगा, ठीक है। जैसे राम की शक्ति पूजा हो गई, श्रद्धा और भक्ति निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो कुछ निबंध हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हो गए। तो इस प्रकार इन निबंधों को पढ़ने से क्या है कि निबंध के प्रश्न भी बन जाते हैं, और निबंध कार्य से संबंधित विश्लेषण करने का प्रश्न आ जाए तो भी वो बन जाते हैं, ठीक है। और जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जैसे भोला राम का जीव हो गया, इस प्रकार की जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं उसको अगर हम पहले ही पढ़ लें तो बाद में जो समय बचता है ना, उससे हम जो भी पोएट्री पार्ट है और उपन्यास का जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम यूपीएससी मेंस हिंदी का विश्लेषण कर सकते हैं, और उसका जो प्रिपरेशन है वो भी कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम कंफ्यूज होंगे तो जो बात आती है वो भी आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके बहुत सारी किताबें ना पढ़ें, जो कुछ पढ़ें कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, यही एक अच्छा हम कर सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए यही अच्छा रहता है कि जो कुछ हम पढ़ें उसको अच्छी तरह से पढ़ें, जिससे कि हम उसका विश्लेषण कर सकें। तो यूपीएससी में तो क्या है कि कन्फ्यूजन के कारण ही बहुत सारे मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैंने प्रयास किया कि इसका विश्लेषण मैं अच्छी तरह से कर सकूं। और थैंक यू लर्नर्स।